नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज शर्मा आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। आप मेरे YouTube चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक मैंने हिंदी वर्णमाला, रचना के आधार पर वाक्य भेद और समास, इनकी वीडियोस भी डाली हैं, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इन्हें। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्द ही उस टॉपिक को कवर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अलंकार। तो जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में उठता है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण या सजावट और कार शब्द का अर्थ है करना। तो हम कह सकते हैं कि जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। ठीक है, आप जानते हैं। आप देखिए, आप जब आभूषणों का प्रयोग करते हैं, आभूषण तो समझते हैं आप, ज्वेलरीज, तो जब आप उनका यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं? अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए। हाथ में हम अंगूठी पहनते हैं, है ना, गले में चैन पहन लेते हैं, हाथ में घड़ी पहन लेते हैं। ये सब क्या है? ये हमारी सुंदरता को बढ़ाने में सहायक है। ऐसा नहीं है कि हम इनसे सुंदर हो जाते हैं, लेकिन हाँ, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो सुंदरता है, उसमें ये थोड़ी वृद्धि कर देते हैं। आप देखते हैं कोई भी स्त्री खूबसूरत होती है, सीधी सी बात है। यदि वह आभूषण और पहन ले तो वह क्या हो जाती है? और भी अधिक खूबसूरत हो जाती है। तो आभूषण भी यही काम करते हैं, है ना। देखिए, अलंकार की यदि हम परिभाषा देखते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्य दंडी के अनुसार बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाएं, ऐसे धर्म जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आचार्य केशव भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित्र। वो कहते हैं कि कविता और स्त्री बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती। चाहे वो कितनी ही अच्छी जाति की हो, कितने ही अच्छे लक्षण वाली हो, कितना ही उनका वर्ण अच्छा हो, कितनी ही वो सरस हो, लेकिन यदि वो आभूषण विहीन है तो वो खूबसूरत नहीं लगती। महाकवि दूल्हा के अनुसार वो कहते हैं कि बिनु भूषण नहीं भूषई कविता, अर्थात आभूषण के बिना कविता जो है वो सुंदर नहीं लगती। ठीक है। अलंकार के भेद देखिए, हम अलंकारों के क्या अलंकार किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है या उनकी परिभाषाएं क्या है, अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें की हैं। हम सीधी बात समझ सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, और जो कविता की सुंदरता को बढ़ाने में सहायक होता है वह होता है अलंकार। ठीक है। अब अलंकार के भेदों की बात करते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। ध्यान दें, कुछ विद्वान अलंकार का तीसरा भेद उभय अलंकार भी मानते हैं। आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तब आप इनके विषय में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें वर्तमान में जिनकी आवश्यकता है केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनकी ही आवश्यकता है। उभय अलंकार की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो देखिए, ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। अर्थात शब्दों के आधार पर, जहां चमत्कार कहां उत्पन्न हो, शब्दों के आधार पर केवल, वहां होता है शब्दालंकार। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार
होता है। ठीक है, शब्दालंकार क्या होते हैं? वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर, है ना। वर्ण हो, शब्द हो, वाक्य हो, हम अर्थ को नहीं लेते हैं, केवल शब्दों को लेंगे तो वहां होंगे शब्दालंकार। ऐसे तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, और 10th 9th 10th 8th इनमें सब में आप पढ़ते हैं तो केवल 3 भेद ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास, फिर यमक और श्लेष। तो हम इन तीनों पर ही बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। हमें केवल ध्यान रखना है कि हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष को समझ लेना है, ताकि हम परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें, इतना हमें समझना है। तो मैं प्रयास करूंगा डिटेल में समझाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो देखिए क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जहां व्यंजन वर्णों की समानता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है मीन्स बार बार आना। जहां व्यंजन वर्ण बार बार आए, बार बार उनकी आवृत्ति हो, है ना, उनको बार बार दोहराया जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां देखिए, आप नीचे देखते हैं यहाँ पे कि जो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहां देखिए ऊपर की लाइन में प्रथम पंक्ति में चौवर्ण की आवृत्ति तथा दूसरी पंक्ति में ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, पहली पंक्ति में देख रहे हैं आप चौवर्ण, चारु में च, चंद्र में च, और चंचल में भी चौवर्ण क्या है? आ रहा है। फिर खेल में भी ल, जल में भी ल, और थल में भी ल। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम जब भी वर्णों की गणना करें तो किस आधार पर करें? यदि हम किसी भी शब्द का पहला वर्ण ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ च लिया, पहला वर्ण लिया, तो हम चंद्र में भी पहला ही लिया, हमने चंचल में भी पहला ही लिया। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं ना कि चंचल में तो ये च दूसरा भी है, हमने इसको नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्या है, हम सबका प्रथम ले रहे हैं। हमने पहला च लिया, यहाँ भी पहला लिया, तो यहाँ भी हम पहला ही लेंगे। यदि हम, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ हमने लास्ट का लिया है, अंतिम, मध्य नहीं लिया, अंतिम लिया है, तो हम हर जगह अंतिम ही ले रहे हैं। देखो यहाँ भी अंतिम लिया हमने, यहाँ भी अंतिम, यहाँ भी अंतिम। तो ये ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार तब ही होगा जब वो क्रमतः, ठीक है, एक क्रम हो, पहला तो पहला, बीच का तो बीच का, लास्ट का तो लास्ट का, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब जो 8th 9th 10th क्लास के बच्चे हैं वो कहेंगे हमें इन भेदों से तो मतलब नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है ना, वो भी इसको ध्यान से देखें, उनके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। और जो पढ़ रहे हैं उनको भी, क्योंकि 9th 10th में आप पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अभी से इनको यदि क्लियर करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं छेकानुप्रास की। छेकानुप्रास क्या होता है? अब देखिए, जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप से और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहां छेकानुप्रास होता है। अब देखिए, स्वरूप से और क्रम से, एक जैसा स्वरूप भी हो, एक जैसा क्रम भी हो, ठीक है, तो वहां एक ही बार आवृत्ति हो, एक ही बार आए, तब वहां होगा छेकानुप्रास। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब आप यहां देखिएगा, यहां देखिए आप पद और पदुम दिख रहे हैं आपको, फिर यहां सुरुचि और सरस। तो आप देखिए स्वरूप की आवृत्ति देखेंगे आप तो पद और पद 2 बार हुआ है, और यदि आप क्या देखते हैं, और यहां देखिए सुरुचि और सरस में भी सर शब्द, भाई पहले पद और पदुम में पद शब्द की आवृत्ति हो रही है, प द दोनों की एक जैसे हैं, क्रम भी एक है, पहला दूसरा पहला दूसरा। और सुरुचि सरस में सर सर, इनका भी क्या है, ये क्या है, स्वरूप की आवृत्ति एक जैसा है। और क्रम की बात करें तो पद में, अब देखेंगे पद में प और द, है ना, पदुम में प के बाद द, सुरुचि में स के बाद र, और सरस में स के बाद र। तो यहां देखिए स्वरूप की भी आवृत्ति है और क्रम की भी आवृत्ति है, लेकिन कितनी बार? केवल एक बार।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। वृत्त्यानुप्रास, जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूपतः और क्रमतः अनेक बार आवृत्ति हो। इससे पहले हमने पढ़ा केवल एक बार, लेकिन यहां हम देख रहे हैं अनेक बार। ठीक है, आवृत्ति है वहां भी, वहां लेकिन क्या कितनी बार है? एक बार। वहां भी स्वरूपता और क्रमता है, लेकिन एक बार है। और यहां कितनी बार है? अनेक बार। ठीक है, जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदजा। अब यहां देखिएगा, कल, कल और कल एक से अधिक बार है, ध्यान रखें आप। स्वरूपतः आवृत्ति देखेंगे तो कल की 2 बार आवृत्ति हो रही है, और क्रमतः आवृत्ति देखेंगे आप तो क और ल वर्णों की 2 बार आवृत्ति है। 2 बार आ रहे हैं, दोहराया जा रहा है उनको, है ना, एक से अधिक बार। तो आप इस चीज का ध्यान, छेकानुप्रास में स्वरूपतः और क्रमतः आवृत्ति होती है लेकिन एक बार, लेकिन जब वृत्त्यानुप्रास में बात करते हैं तो अनेक बार होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम श्रुत्यानुप्रास। जब कंठ, तालु, दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अब देखिए, कंठ स्थान हो, तालु स्थान हो, दंत स्थान हो, मूर्धा स्थान हो, किसी भी स्थान के आधार पर तो जब होता है तो आप देखिएगा, तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहां देखिएगा आप, यहां क्या है कि तुलसीदास सीदत निशिदिन, इन 3 शब्दों में आप ध्यान दें। तो ये 3 शब्द क्या हैं? ये सभी वर्ण दंत्य हैं, है ना। ऋतु लसानाम दंता, आप देखते हैं ल, स, है ना, और त वर्ग, तो पूरा तो त, ल, स, द, स, ये सब क्या है? दंत्य हैं। तो ये सभी दंत्य वर्ण होने के कारण, एक ही स्थान से उच्चरित होने के कारण यहां पर क्या हो गया? श्रुत्यानुप्रास हो गया। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। इसके लिए आपको जो मेरी पहली वीडियो है वर्णमाला, उसको आप ध्यान से देखें एक बार, तो आपको ये जो स्थान, उच्चारण स्थान है, ये सभी समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए, अब बात करते हैं हम अंत्यानुप्रास की। अंत्यानुप्रास में क्या है कि जहां पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। पदांत में, पद के अंत में एक ही स्वर हो और एक ही व्यंजन हो, उनकी आवृत्ति हो, वे बार बार आए, तो वहां हो जाएगा अंत्यानुप्रास। ठीक है, अब देखिए यहाँ, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मरदन मयन। तो आप देखते हैं सोरठा है ये। अब सोरठे में आप देखिए यहाँ क्या है कि कुंद इंदु सम देह, देह और नेह, अयन और मयन। यहां देखेंगे आप कि यहां देह नेह में ह व्यंजन तथा अयन मयन में न व्यंजन का, और ह तथा न में अ स्वर का दोहराव हुआ है ना। हमने कहा ना, पदांत में, पद के अंत में एक ही स्वर हो और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। तो आप देख रहे हैं ह, ह, न, पद के अंत में समान वर्ण है ना, समान व्यंजन है, ह और न दोनों समान है, और इसमें ये तो जानते ही आप कि कोई भी व्यंजन बिना स्वरों के उच्चरित नहीं होता। यदि उसमें कोई मात्रा नहीं है तो सीधी सी बात है, उसमें क्या है? अ छिपा हुआ है, अ के बिना उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो अ क्या है यहाँ पर? सभी में दोहराव हुआ है, मुख्यतः होता है ये सभी में। अंत्यानुप्रास देखिए, मोस्टली जब हिंदी कविता की बात करते हैं आप, तो मुख्यतः आप इसका प्रयोग देखेंगे, ये अनायास हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छांटते रहते हैं बस कि अनुप्रास अलंकार है तो देखेंगे जहां वर्णों की आवृत्ति हो, लेकिन हम इस पर कभी ध्यान नहीं दिया हमने, है ना। इस पर भी ध्यान दें। मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आप किसी भी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख देंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन आप उसका उदाहरण, आप उसको पूरी परिभाषा के साथ समझाएं कि इसमें ये है और इसलिए है, ये अलंकार है और यह अलंकार इस कारण है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में, ठीक है, हम किसी शब्द की या वाक्य की आवृत्ति करते हैं, फिर से उसको बोलते हैं उसी अर्थ में, लेकिन
जब हम उसका तात्पर्य लगाते हैं या उसका अन्वय करते हैं, तब वहां पर भेद हो जाता है, तब वहां अर्थ जो है बदल जाता है। हमने प्रयोग तो किया, समान शब्द का किया, समान वाक्य का किया, एक जैसा ही उसकी आवृत्ति कर दी, लेकिन जैसे ही हमने उसका आशय निकाला, हमने उसका तात्पर्य निकाला, हमने अन्वय किया, तो अर्थ में भेद हो गया। जैसे पूत सपूत तुकाधन संचय, पूत सपूत तुकाधन संचय। तो आप देखिए यहाँ पूत तो का धन संचय, पूत तो का धन संचय, कितने सारे पदों का हमने क्या किया है, कितने सारे शब्दों का हमने आवृत्ति की है ना। हो गया ना, एक बार आवृत्ति होगी, पूत तो का धन संचय, पूत तो का धन संचय, आवृत्ति हुई है। लेकिन प्रथम पंक्ति में पूत तो, भाई प्रथम पंक्ति में पूत तो का धन संचय तथा दूसरी पंक्ति में पूत तो का धन संचय, शब्दों की आवृत्ति तो है, लेकिन जब हम इनका अन्वय करते हैं, जब हम इसका तात्पर्य निकालते हैं, जब हम इसका अर्थ करते हैं, तब क्या हो जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो ऐसा जहां भी हो वहां क्या होगा, लाटानुप्रास होगा। तो देखिए अनुप्रास अलंकार के हम कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो आप देख रहे हैं यहां क्या है, क क क, काली कल्पना काली, है ना, काल कोठरी काली। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। यहां भी आप देख रहे हैं वर्णों की आवृत्ति है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, यहां भी वर्णों की आवृत्ति दिख रही है। स की चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहां भी आप देख रहे हैं चौवर्ण की आवृत्ति है। और पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो आप देखिए यहां भी क्या है, प वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। और ट वर्ण की भी, मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहां भी देखेंगे आप क्या है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अनेक उदाहरण है, लेकिन मैंने उसमें से कुछ लिए हैं जो आप याद कर सकते हैं। अगर कहीं मिल जाए आपको एग्जाम में रखे हुए, तो सीधी सी बात है, आंख बंद करके आप इन पे टिक लगा सकते हैं कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आइए अब बात करते हैं यमक अलंकार की। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, है ना। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और स्कूल में आप सभी बच्चे तो इसको देख ही सकते हैं, आप भी यदि कहीं शिक्षक हैं, किसी और विषय के हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और शेयर भी करें। धन्यवाद। यमक अलंकार की बात करते हैं, आइए हम। तो जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, ध्यान रखें, एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु उन सभी का प्रत्येक बार जो अर्थ है वो अलग हो, तो वहां होगा यमक अलंकार। जैसे जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। तो आप यहां देखेंगे इस काव्यांश में जो जग शब्द है उसका प्रयोग दो बार हुआ है ना। जो प्रथम पंक्ति है, जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, तो यहाँ क्या है, जागना, है ना, जगना अर्थ है। लेकिन दूसरी पंक्ति, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान, तो यहाँ क्या है, दूसरे जग का अर्थ क्या है, संसार है ना। तो देखिए एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई, दो बार आया, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है। जहां ऐसा होगा वहां यमक अलंकार होगा। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी। तो यहां देखिए बेनी शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। एक बार क्या है, कवि का नाम है, और दूसरी बार बेनी या चोटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। तो यहां बेर शब्द देखें आप, तीन बेर। जो बेर शब्द है ये क्या है, दो बार प्रयोग हुआ है। तो एक बार क्या है, तीन बार, और एक बार क्या है, तीन बेर के दाने, एक फल होता है बेर, उसके तीन दाने खाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो यहाँ तारे शब्द देखिए आप, यहाँ क्या है, एक जगह क्या है, जेते तुम तारे, अर्थात जितनों का तुमने उद्धार किया है
तेते नभ में न तारे हैं, अर्थात उतने तो इस आकाश में क्या नहीं है, तारे भी नहीं है, नक्षत्र भी नहीं है। ठीक है, यहां भी आप देखेंगे तो दो बार अर्थ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि रति रति शोभा सब रति के शरीर की, है ना। तो यहाँ रति शब्द देखिए आप, तो रति रति अर्थात थोड़ा, रति कहते हैं मृत्ति जिसको हम कहते हैं, तो रति। देखिए कविता जब हम करते हैं तो थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि वहां उसका अर्थ क्या है। तो रति रत अर्थात थोड़ा थोड़ा, है ना। और दूसरा रति कौन है, कामदेव की बहुत ही सुंदर पत्नी, उसके विषय में बात हुई है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम श्लेष अलंकार की। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग, है ना। मुख्य रूप से हम चिपकने में ही बात करते हैं इसकी। तो जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अनेक हो वहां श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहां देखेंगे आप, तो यहाँ दीप शब्द, ठीक है, दो अर्थों में मिलता है, एक जगह दीपक तथा दूसरी जगह संतान। और दीपक के जलने और संतान के बढ़ने में समानता दिखाई, यहां दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, रहीमदास जी ने। तो यहां देख रहे हैं आप, शब्द एक है लेकिन उसमें क्या है, अर्थ अनेक हो रहे हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं हम कि मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन कहते हैं मांगने वाले को, याचक को। तो याचक को देख करके, मांगने वाले को देख करके पट देत बार, पट के अब देखिए दो अर्थ हैं, पट दरवाजा और वस्त्र। पट मीन्स अर्थात दरवाजा, कि मंगन को देख करके, मांगने वाले को देख करके पट देत बार बार है, अर्थात दरवाजा बंद कर लिया जाता है, बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ भी निकल रहा है कि मंगन को देखी पट देत बार बार, पट मीन्स कपड़ा, कि मांगने वाले को, याचक को दे करके कपड़ा बार बार दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां देखिएगा, सुबरन जो शब्द है इसका तीन अर्थों में प्रयोग हुआ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, जो कवि होता है वो क्या ढूंढता फिरता है, खोजता फिरता है अच्छे वर्ण, अपनी कविता के लिए अच्छे अच्छे वर्णों का चुनाव, वर्णों को खोजता फिरता है ना। व्यभिचारी क्या करता है, अच्छा रूप रंग ढूंढता फिरता है। और चोर सोना। तो सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, सुंदर अक्षर, रूप रंग और सोना। ठीक है, तो वो तीनों के अर्थ में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति होए। अब यहां देखिए, हरित शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, तीन अर्थों में हुआ है, प्रसन्न होना, हर लेना और हरे रंग का होना। तो यहाँ तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है हरित का। नेक्स्ट देखेंगे, को घटिये वृष भानुजा बे हलधर के वीर। तो यहां देखिए, वृष भानुजा और हलधर, इनके भी दो दो अर्थ हुए हैं। कौन से हुए हैं, कि वृष भानुजा कहा गया है, एक तो वृषभानु की पुत्री राधा, दूसरी वृषभ की अनुजा अर्थात गाय, इनके लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा हलधर, हलधर भगवान बलराम को भी कहा जाता है, और हलधर किसको कहा जाता है, बैल को भी, हल को धारण करने वाला, ठीक है, बैल को भी कहा जाता है। तो यहां देखिए, इसमें क्या श्लेष अलंकार है। अब यहाँ चार एग्जाम्पल आपने और देखे हैं। तो जहां भी हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, कि जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, है ना, एक ही शब्द में अनेक, उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो अभी हमने इसमें शब्दालंकारों पर बात की है। अलंकार का भाग 2 आने वाला है मेरा, मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, जिसमें अर्थालंकारों पर बात करेंगे हम। ठीक है, और यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।